नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको एक एक करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्रम वाइज सिक्वेंसली चलते हुए हमारी क्लास नंबर 18 हो गई है ये। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से। समय निकालकर प्रीवियस 17 क्लासेज को ज़रूर देखना। हर क्लास में टॉप क्वेश्चन है। अगर सारी क्लासेज देख ली तो 100% नंबर की गारंटी है। थ्योरी में 76 नंबर में से 76 नंबर पूरे आएंगे, यानी 38 के 38 क्वेश्चन आपके सही होंगे। गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो इन क्लासेज में हम करवा रहे हैं। नहीं है तो आपको ओरिजिनल पेपर हमने करवाया है, उनको देख लीजिए। अभी और करवाता हूँ, जुलाई 2023 में जो पेपर हुए थे ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, आपको हल करवाएंगे, यकीन हो जाएगा। समय निकालकर क्लासेस देख लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से कंटेंट आप तक और पहुंच सके। चीज़ें मिस हो जाती है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और क्लास अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा देना। फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि वो भी देख सके, कनेक्ट हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में फ्री टेस्ट आईटीआई सेकेंड ईयर के अवेलेबल है, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। फ्री टेस्ट अगर नहीं मिले तो यूट्यूब पर सर्च करना फ्री टेस्ट बीके नॉलेज, एक वीडियो आएगा उसे देखना, उसमें लिखा हुआ है फ्री टेस्ट कैसे अटेंड करना है, तो फ्री टेस्ट अटेंड करो। हाँ, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। आ जाओ, शुरू करते हैं आज के सवालों से। देखो पहला सवाल आपके सामने, परिवर्तित गति पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए कौन सी मोटर काम में लेते हैं। यानी स्पीड भी वेरिएबल चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई चाहिए। दरअसल स्क्विरल केज मोटर को हम एक नियत गति वाली मोटर मानते हैं। नियत गति का वैसे नहीं कि सिंक्रोनस मोटर की तरह नियत गति चलती है, नहीं, वो एक अपनी फिक्स गति पे चलती है। फॉर एग्जांपल 1500 आरपीएम वाली मोटर अगर 1460 आरपीएम पर चल रही है तो अब ये 1460 पे ही चलेगी। हम इसको 1415, 1420, 1430 अगर अपनी इच्छा से करना चाहिए तो वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसा काम करने के लिए हमने एक विशेष मोटर का निर्माण किया, डिज़ाइन की, और उस मोटर का नाम है ये रहा, 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर मोटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। वाउंड रोटर होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। फिर रोटर रियोस्टेटिक विधि से हम इसे स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका हाई होता है। स्पीड भी वेरी कर लेते हैं, रोटर रियोस्टेटिक विधि से स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्पीड भी वेरी हो जाती है। वाउंड रोटर के कारण स्टार्टिंग टॉर्क अधिक और रोटर रियोस्टेट विधि नियंत्रण की गति है, इसलिए गति भी आराम से वेरी कर सकते हैं। अगला सवाल, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। वेजेज होती क्या है पहले तो मैं आपको बताऊं। ओपन स्लॉट में जब वाइंडिंग डाली जाती है ना, जैसे हमारा टेबल फैन होता है, उसमें होती है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। बाहर से कॉइल तैयार होती है और सीधी फ्रेम में डालते हैं। आयताकार फ्रेम होता है और पूरा ओपन स्लॉट होता है। स्लॉट 3 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसको सेमी क्लोज स्लॉट बोलते हैं, ये होते हैं अर्धबंद यानी इनक्लोज्ड स्लॉट। ये होते हैं अर्धबंद यानी सेमी इनक्लोज्ड, ये होते हैं इनक्लोज्ड, और ये होते हैं ओपन स्लॉट। तो ओपन स्लॉट में क्या है कि कॉइल बाहर निकल कर वापस ना आ जाए, इसलिए कॉइल के ऊपरी स्लॉट पर ना बांस की फच्चर डाली जाती है, उससे हम टेक्निकली वेजेज बोलते हैं। अब उत्तर भी साथ में बोल चुका हूँ। किसकी फच्चर डाली जाती है? बांस की। तो वेजेज के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? बांस का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। 2 फ़ायदे हैं लाइक से। एक तो आपको कई बार क्या होता है कि चैनल सब्सक्राइब होता है, नोटिफिकेशन ऑन होता है, लेकिन फिर भी ना कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है या चीज़ सामने नहीं आती है। अगर लाइक किया हुआ वीडियो होगा ना, आपके सामने दूसरा वीडियो जल्दी आगे आएगा, और दूसरा हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि अरे वाह, इतने बच्चों को क्लास पसंद आई तो हम अगले दिन और अच्छे से क्लास देने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ लाइक दबाएंगे, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो क्लास देखनी नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब तो फ्री होता है, कर लीजिए। सवाल देखो, 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने में कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। चर गति को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब 2 ही ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मोटर में अगर 2 पोल और 4 पोल होंगे ना, तो गति या तो 3000 आरपीएम होगी या 1500 आरपीएम होगी। अब अगर मैं चाहूँ कि मोटर 2600 आरपीएम पर चले, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चाहूँ कि मोटर 1200 आरपीएम पर चले, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट हुआ? जब हमने मोटर में पोल्स की संख्या को बदला। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चारों ऑप्शन बताता हूँ।
किससे हमें कैसा कैसा स्पीड कंट्रोल, अरे ये मैं तो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ भाई, पिछले 12 साल से मैं यही कर रहा हूँ, नौकरी में तो यही तो चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले देखो रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, रोटर का रेजिस्टेंस हम जितना कम ज़्यादा करेंगे स्पीड उतनी कम ज़्यादा हो जाएगी। 2 नहीं, हम 200 गतियाँ ले सकते हैं इससे, 200 तो खैर क्या, लेकिन 10-20 स्टेप लेते हैं। चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, भाई साहब अगर आपको गति ज्ञात करने का फॉर्मूला याद हो तो F × 120 बटा पोल गति फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती है। और आजकल आगे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, फ्रीक्वेंसी को बदल कर स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना। उसके बाद में बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, हम छत पंखे के रेगुलेटर में क्या कर रहे हैं बताओ, वोल्टेज ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। वोल्टेज कम होते ही मोटर की गति कम हो जाती है। तो इन सब में हम जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये रहा बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल, अगर आप स्टेटर के पोल्स की संख्या बदलेंगे, जैसे 2 पोल से 4 पोल पर आए, 4 पोल से 6 पोल पर आए, 6 पोल से 8 पोल पर आए, तो इन सब में आपको केवल 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। डी उत्तर करेंगे माय डियर, CBT एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास कर लीजिए। पेपर वाले दिन बड़ा याद करोगे, धन्यवाद दोगे कि यस हम पढ़ कर आए हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो अच्छे से पढ़ लो, चीज़ें भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को समझने में भी किसी को प्रॉब्लम होगी क्या, और एकदम नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। आइए अगले सवाल पर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है माय डियर। स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम क्या करते हैं, मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में। कारण क्या है, मोटर डेल्टा में करंट ज़्यादा लेती है, स्टार की अपेक्षा डेल्टा में मोटर की करंट 3 गुना ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग करंट मोटर का जो है वो उसकी रनिंग करंट का 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है। अब एक तो 7 गुना करंट वैसे ज़्यादा, फिर डेल्टा में चलने की वजह से 3 गुना ज़्यादा, मोटर का करंट इतना हो जाता है कि वाइंडिंग जल सकती थी। फिर हम क्या करते हैं, पहले स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में उसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद, तो उससे वो जो 5-7 गुना करंट स्टार्टिंग वाली थी ना, वो कंट्रोल हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये जो स्टार से डेल्टा होता है, इसमें क्या करते हैं कि फिर हम एक टाइमर लगाते हैं जो निर्धारित समय के बाद मोटर को अपने आप ही स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। टाइमर में 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक NO एक NC, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो वो क्या करता है, निर्धारित टाइम के बाद स्टार वाले को तो NO कर देता है, कंट्रोल सर्किट को, जिससे स्टार का कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाता है, मोटर की तरफ पावर जानी बंद हो जाती है, और डेल्टा वाले को पिकअप करा देता है। हमारे सर्किट 2 होते हैं, एक को कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, एक को पावर सर्किट बोलते हैं। डिज़ाइन के दौरान बहुत बार बता चुका हूँ, सिंपल ये रहा, चेंजेस फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, मोटर को स्टार से डेल्टा में परिवर्तित करना इसका काम है। बताइए बात समझ में आई क्या। अब ऐसे भी पेपरों में सवाल आ चुका है कि मोटर स्टार में बड़े आराम से चल रही है लेकिन डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बताइए किस सर्किट में फॉल्ट है। अब आप देखो सेकेंड ईयर पेपर दे दोगे तो भैया सेकेंड ईयर के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब ऐसे तो है नहीं कि ITI बेस पर मेरिट बनेगी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब भी भर्तियाँ आएगी तो भर्ती परीक्षा अलग से देनी पड़ती है, कंपटीशन एग्ज़ाम, और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले तो ऐसे अंदर से खोद के क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए इनको समझ लो। और हम तो साल में 10 महीने कंपटीशन वालों को ही पढ़ाते हैं, 2 महीने आप ITI वालों को देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ITI वाले बच्चों तक इन क्लासेज को पहुँचाओ। देखो 3 क्लैप प्रेरण मोटर यानी 3 फेज मोटर है। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वेरी सिंपल, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेगर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बात क्या है, वाइंडिंग तब सही मानी जाएगी जब इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक हो। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच में और वाइंडिंग से ग्राउंड या बॉडी के बीच में भी 1 मेगा ओम से अधिक हो तो मोटर सही मानी जाती है, वाइंडिंग सही मानी जाती है। आप सप्लाई ऑन कर सकते हो, मोटर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, 3 फेज AC मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना है, चर्चा कर चुका हूँ ना, 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेता है। किसका, अपनी रेटेड करंट का। ये रहा डी ऑप्शन, इन्होंने 5 से 6 गुना दिया है, कोई बात नहीं, कई जगह 5-7 गुना होता है। मान लीजिए कोई मोटर, अच्छा 2-3 चीज़ें और बताता हूँ, पिछली क्लास में करके भी आ चुके हैं वैसे तो। मान लो कोई 10 HP की मोटर है तो इसका फुल लोड करंट कितना हुआ, 15 एम्पियर। 1 HP की मोटर 1.5 एम्पियर करंट लेती है, बताया था ना, 15 एम्पियर करंट। अब इस मोटर को स्टार्टिंग में चलाओगे तो ये लगभग 6 गुना करंट लेगी, यानी 90 एम्पियर करंट हो गया। अब अगर गलती से आपने इसे डेल्टा में चलाया तो 3 गुना ज़्यादा और, यानी 270 एम्पियर के आसपास करंट। बताओ, जो वाइंडिंग 15 एम्पियर करंट सहन कर सकती थी उसको 270 एम्पियर मिलेंगे, तो क्या होगा आपको भी पता है। अगर इस तरह का करंट मिलेगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं। डी उत्तर करना है, 5 से 6 गुना करंट अपनी FLC का, फुल लोड करंट का
5 से 7 गुना करंट लेता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो ले सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। आप क्लासेस देख लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन का ऑप्शन अच्छे से याद कर लो। ABCD याद मत करना, सफल होते हैं यहाँ D में लिखा हुआ है, हो सकता है वहाँ B में हो जाए। बस उत्तर याद रखो उसमें लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन सेम आएंगे। कोई PDF VDF किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल देखो, स्टेटर साइड से 3 फेज मोटर को गति कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? एक तो ये बताऊँ, क्लासेज इंटरकनेक्टेड है। क्लास नंबर 16 भी 3 फेज मोटर की थी, 17 भी 3 फेज मोटर की थी। मैं चाहूँगा कि उन दोनों को भी देख कर आना ताकि इसको समझ सको, क्योंकि चर्चा कर चुके। रोटर साइड, स्टेटर साइड, मोटर की गति दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर किससे पूछ रहा है? वो स्टेटर साइड से पूछ रहा है। तो स्टेटर साइड से हम जब मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं ना, तो देखो कैस्केड रोटर साइड से है। क्या होता है, एक मोटर के रोटर में जो EMF होता है वो अगले मोटर के स्टेटर को देते हैं। रोटर में रियोस्टेट लगाना, स्लिप रिंग मोटर में काम में ले रहे हैं, रोटर को बाहरी 3 फेज रियोस्टेट से जोड़ते हैं। बाय इंजेक्टिंग EMF इनटू रोटर, रोटर में बाहर से EMF डालना। जैसा कैस्केड में तो एक मोटर के रोटर से डाल रहे थे ना, इसमें बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल देते हैं, EMF इंजेक्शन। ये भी तो रोटर में ही डाल रहे हैं, तो ये भी रोटर भी हो गया। तीसरा ऑप्शन ये देखो, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको होती है? स्टेटर को सप्लाई देते हैं ना, उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। तो फिर ये हो गया स्टेटर साइड से, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा है इसने, स्टेटर साइड से गति कंट्रोल का पूछा है, तो बाकी ऊपर वाले तीनों रोटर साइड से कंट्रोल करने का है। और नंबर 4 जो D ऑप्शन में है, ये है आपका स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने का तरीका। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। कैसे बताओगे समझ में आ रहा है? बस लाइक्स की संख्या बढ़ा देना प्लीज़, मैं समझ जाऊँगा आपको समझ में आ गया। सवाल देखो, 3 फेज मोटर के स्टार्टर के साथ में 2 फंक्शनल सर्किट लगाते हैं। बड़ा सिंपल, अभी बोल कर आया हूँ। एक का काम होता है R, Y और B 3 पावर ले जाना, कॉन्टेक्टर होता है। और इस कॉन्टेक्टर को पिकअप करवाने के लिए एक कंट्रोल सर्किट होता है, जिसमें स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ओवरलोड रिले सब कुछ लगा रहता है। जो इंचिंग जोगिंग सर्किट हम क्लास नंबर 1 में बात करके आ गए। यानी 2 सर्किट होते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, दूसरे को बोलते हैं पावर सर्किट। ये चीज़ें वो है जो आपको फील्ड में काम करने को मिलती है। जब नौकरी लग जाओगे ना, तब वास्तव में एक इलेक्ट्रीशियन की तरह ये चीज़ें आपके सामने आएगी और बहुत उस दिन याद आएगी चीज़ें कि हाँ यही तो मैं पढ़ कर आया हूँ। अच्छे से तैयारी होगी तब। सवाल देखो, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? वाइंडिंग में हम लेदराइड पेपर को इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छा काम में लेते हैं। लेदराइड पेपर हरे रंग का होता है, एक साइड तो चिकना होता है और दूसरी तरफ थोड़ा सा खुरदरा होता है जनरली, और 2 कॉइल के बीच में इंसुलेशन के लिए डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बेटर एजिंग इफेक्ट, यानी लंबे समय तक चलता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल तक भी चल जाता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत होती है, पेरा विद्युत सामर्थ्य जिसे बोलते हैं ना, वो बड़ा अच्छा है। और जो एजिंग इफेक्ट है, आयु मान लो, वो बहुत शानदार है। यानी ये नहीं है कि 2-4 साल बाद पढ़ाई ख़राब हो जाएगा, नहीं, चलेगा बेटर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अगला, कॉयल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ओवरहैंग क्या होता है? दरअसल ये मान लो कि हमारा स्टेटर है, मैं आपको स्टेटर का आधा हिस्सा दिखा रहा हूँ। आयताकार वर्ताकार आकृति होती है, बेलनाकार मान लो यूँ होती है, मैं आधे हिस्से की बात कर रहा हूँ। स्लॉट है, खांचे बने हुए, खांचों में वाइंडिंग डालनी है। मान लीजिए ये खांचा है, अब इस स्लॉट में वाइंडिंग डालेंगे तो वाइंडिंग यूँ आ रही है ना, तो इस बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं ओवरहैंग। तो दरअसल ये जितनी भी एक साथ कॉइल एक्स्ट्रा चली जाती है ना, इनको एक सफ़ेद रंग का धागा लेते हैं और सबको बांध देते हैं। बस ये रहा, टेरेलिन धागा बोलेंगे इसे। ये रहा आपका उत्तर, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, मोटर से तो मैं तो भाई पिछले 12 साल से LT सिस्टम में हूँ, तो ओवरलोड रिले, मोटर, तो ये स्टार्टर, मल्टीमीटर, मेगर, तो ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी है। तो हाथ सामने आ रहा है कि ये ऐसे वो धागे से वो देखो वाइंडिंग हो रही बंधी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप भी किसी वाइंडिंग वाली दुकान पे चले जाना, वाइंडिंग करते हुए देख लेना, समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, सिंपल सा है। अभी आपको तो क्या करना है, पेपर तक याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ लो, याद कर लो। पेपर में सवाल आएगा, कॉयल की ओवरहैंग बांधने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपको धागा उत्तर करके आना है। कोई नहीं पूछेगा कि प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं देखा है, मस्त रहो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर। AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन का उपयोग करते हैं? कफिंग क्या होता है? अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये मान लो स्टेटर का स्लॉट है,
स्टेटर का आधा हिस्सा, ये है स्लॉट। तो स्लॉट में वाइंडिंग डालने से पहले ना एक सफ़ेद रंग का पेपर डालते हैं, उसे मिलीनेक्स पेपर बोलते हैं। वो पेपर इसलिए डालते हैं इंसुलेशन के लिए। फिर इसके ऊपर से यूँ कॉइल डाली जाती है, तो वो पेपर खुद खिसक कर किसी साइड निकल ना जाए, इसलिए उसे दोनों साइड से ना थोड़ा थोड़ा यूँ मोड़ देते हैं ताकि वो स्लॉट में आगे पीछे ना खिसके। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कफिंग। और कफिंग के लिए जो काम में लेते हैं वो होती है फैब्रिक बेस्ड अधेसिव टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाली टेप, उसे हम काम में लेते हैं कफिंग के लिए। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एसी वाइंडिंग में कॉइल किसे बोलते हैं? देखो, अगर स्लॉट के अंदर हमने कोई एक ऐसे लूप लगाया है ना, तो इसको तो बोलते हैं टर्न। क्या बोलते हैं? टर्न। और अगर ऐसे हम बार बार सीरीज में अनेक टर्न लगा देंगे तो उसे बोलते हैं कॉइल। क्या बोलेंगे? कॉइल। अब देख लो भाई, ऑप्शन आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये रहा, ए ऑप्शन में। ये नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में अनेक टर्न जब एक साथ जुड़े हुए हो तो हम उसे कॉइल बोलते हैं। अगला सवाल, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? ध्रुवता जांच करने की विधि आपने पढ़ी होगी। 3 विधियां होती है वाइंडिंग में। पोलरिटी टेस्ट एक होता है। अब मुझे नहीं पता कि क्लास में आपने कितने अच्छे से चीज़ें पढ़ी है, नहीं तो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, एज इट इज़ उन्होंने उठाए। 2 ये वाला जो है ना, कंपास निडल है ये, जो प्रत्येक पोल पर जाने के बाद अपने विक्षेप की दिशा बदल रही है। 2 पेचकस विधि, कंपास निडल और सर्च कॉइल विधि। सर्च कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो विक्षेप की दिशा प्रत्येक पोल पर बदलता रहता है। हमारे लिए एक सही वाइंडिंग कौन सी होती है? जिसमें पास पास के पोल विपरीत बनते हो, NS NS NS। तो पोल विपरीत होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत होगी, तो सुई के विक्षेप की दिशा भी बदलेगी। सुई के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल रही है, बस ए ऑप्शन कर देना। पोलरिटी टेस्ट, पोलरिटी को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवता। तो क्या किया जा रहा है? ध्रुवता परीक्षण किया जा रहा है। इसमें वो 2 पेचकस वाली विधि भी आ सकती है। पास पास के 2 पोलों पर 2 पेचकस रखते हुए दिखा रहा है वो। याद रह जाएगा सबको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। क्या सवाल देखो अगला, 3 फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की ये कौन सी विधि है? माय डियर, यही तो है वो जिसकी बार बार चर्चा कर रहे थे। देखो, ये है मोटर का स्टेटर जिसको बाहर से 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं। इसके रोटर में EMF उत्पन्न हो रहा है जो 3 स्लिप रिंग के माध्यम से अगली मोटर के स्टेटर को दे रहे हैं। दोनों आपस में यांत्रिक रूप से भी जुड़ी हुई है। माय डियर, इसी का नाम है कैस्केड नियंत्रण। क्या नाम है? कैस्केड नियंत्रण। कैस्केड को हिंदी में सोपान या स्टेप्स कंट्रोल बोलते हैं। तो ये स्टेप ही हुआ ना, एक के बाद दूसरा। ए ऑप्शन आएगा कैस्केड ऑपरेशन मेथड। माय डियर स्टूडेंट, डायग्राम जितने भी है ना सबको पढ़ लो, एक भी डायग्राम मत छोड़ना। आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। वाइंडिंग क्या, सॉरी, मतलब डायग्राम सारे आते हैं, एक भी डायग्राम नहीं छोड़ेंगे वो। सवाल देखो, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग विभिन्न पिचों पर कॉइल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 से अधिक होती है? देखो, वाइंडिंग होती है हमारी 2 तरह से, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है ना, उसमें प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या 1 से ज़्यादा होती है और उस वाइंडिंग का नाम होता है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। इसे ओपन कॉइल वाइंडिंग बोलते हैं। टेबल फैन में ये की जाती है। इसके स्लॉट यूँ खुले होते हैं और इसमें कॉइल बाहर से तैयार करके डालते हैं। पास पास के स्लॉट में एक ही कॉइल लेयर आती है। ये हमेशा सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, ध्यान रखना। हमेशा कौन सी? सिंगल लेयर वाइंडिंग। ये कभी भी डबल लेयर वाइंडिंग नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल, 36 स्लॉट 36 कॉइल 4 पोल मोटर के लिए डबल लेयर वाइंडिंग है। कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज की गणना करो। देखो, उत्तर रट लो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके से याद रखिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बड़ा काम आता है। यहाँ से देखो क्या पूछ रहा है, कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? टोटल कॉइल बटे फेज इनटू पोल। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉइल बटे फेज इनटू पोल। कॉइल कितनी है? 36। फेज कितना है? 3 फेज। पोल कितने हैं? 4। 36 में 12 का भाग देंगे माय डियर, उत्तर कितना आया? 3। क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे?
ए। बताओ बात समझ में आई क्या? कहीं कोई तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक के साथ काम करो, कंसेप्ट के साथ काम करो ताकि गलतियां ना हो। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का ये प्रकार कौन सा है? हमें एक रिवाइंडिंग करते हुए दिखा रहा है, ये लो जी, हाथ से बांध रहा है, मैनुअल वाइंडिंग बोलते हैं इसे, इंग्लिश में हैंड वाइंडिंग बोल दो। हाथ से वाइंडिंग करना, कौन सी वाइंडिंग है? हाथ से वाइंडिंग। डायग्राम अच्छे से देख लो और उत्तर याद कर लो, इसमें तो कोई समझने वाली चीज़ ही नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, फॉर्मूला लगा कर समझाया। इसमें केवल डायग्राम देखना है, याद करना है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा बताया। यहाँ देखो, 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करेंगे? वेरी गुड। इस मोटर को स्टार्ट करने की केवल एक ही विधि है, रोटर में रियोस्टेट लगाकर। ये रहा, रोटर में 3 फेज का बाहरी प्रतिरोधक लगाकर। इसको आप ड्यूअल से नहीं चला सकते, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर से नहीं चला सकते, स्टार डेल्टा स्टार्टर से नहीं चला सकते। वो तीनों के तीनों स्टार्टर किसके लिए है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए है। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अच्छे से पढ़ लो और इनसे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है। बस हो गए, क्लास यही रोकेंगे माय डियर। बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अलग तरीके से सीखा होगा। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अटेंड करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर छोटी छोटी सूचनाएँ आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।